वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम है क्या? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल्गोरिदम। बहुत जगह पूछा भी जाता है। तो एल्गोरिदम एक फाइनाइट और वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इसे आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वैसे ही एल्गोरिदम किसी कंप्यूटेशनल या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक इंस्ट्रक्शन देता है। अगर मैं इसको आम शब्दों में बताऊं तो किसी भी कार्य करने का जो प्रोसेस होता है, अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में तोड़ दें तो वो हमारा एक एल्गोरिदम कहलाएगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जहाँ पे पहला है फाइनाइटनेस, सीमितता। ठीक है, एल्गोरिदम का एंड जरूरी है। ठीक है, अगर स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी होना चाहिए। इनफाइनाइट लूप एल्गोरिदम नहीं कहलाता, ऐसा कि जो चल ही रहा है ऐसा इसमें नहीं चलेगा। फिर है डिफाइनाइटनेस, स्पष्टता। हर स्टेप क्लियर और वेल डिफाइन होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का यहाँ पे तात्पर्य है, एम्बिग्यूटी वो वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई क्लेरिफाई नहीं होता कि क्या बोलना चाह रहा है, या फिर ऐसे वर्ड्स जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं, तो वो एम्बिग्यूटी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सटीक और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर है इनपुट। एल्गोरिदम 0 या अधिक इनपुट ले सकता है। ठीक है, आउटपुट कम से कम मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, स्टेप्स प्रैक्टिकल और एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। जनरलिटी, सामान्यतः एल्गोरिदम किसी सिंगल केस के लिए नहीं बल्कि एक कैटेगरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया स्टार्ट रीड टू नंबर ए और बी। ए और बी दो, यहाँ पर हमने जैसे कि मान रखा है, जैसे x लेते हैं वैसे यहाँ पे ए और बी लिए हैं। कैलकुलेट s इक्वल a प्लस बी, प्रिंट एस देन स्टॉप। तो यहाँ पे ये है कि हमने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम, फिर रीड टू नंबर, हमने ए में एक नंबर प्रिंट कराएंगे, बी में एक नंबर प्रिंट कराएंगे, या फिर बोल सकते हैं वैल्यू लेंगे। ठीक, फिर कैलकुलेट एस, फिर एस में ए प्लस बी कराएंगे। तो मान लो कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना होगा, तो 10 प्लस 20 कितना होगा, 30। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो प्रिंट क्या होगा, एस, एस की वैल्यू क्या है, 30 है। फिर हमारा प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास सीडो कोड रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है हमारे पास फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन। तो पहले को पहले देख लेते हैं। यह इंग्लिश जैसे स्टेटमेंट का सेट होता है। इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू राइट, इसको लिखना आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड और आसानी से समझ में भी आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और यहाँ पे है फाइंड मैक्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर में कौन सा बड़ा है इसको ढूंढने का। ये सीडो कोड का एग्जांपल है। ठीक है, एल्गोरिथम है सीडो कोड का एग्जांपल, सीडो कोड से रिप्रेजेंटेशन किया है। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट ए और बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू लेंगे। देन इफ, इफ का मतलब होता है अगर ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी, देन प्रोग्राम विल बी स्टॉप। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 15 है, और बी की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो इफ 15 ग्रेटर देन 25 देन प्रिंट ए। तो क्या 15 बड़ा है बी 25 से, तो नहीं, 15 तो 25 से छोटा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो वो यहाँ पे आ जाएगा एल्स में, और क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट बी, बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 25। देन हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इतना ही बस होगा। फिर आते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन, एल्गोरिदम को सिंबल्स और एरो के द्वारा विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लो चार्ट डीबगिंग और विजुअलाइजेशन में बहुत यूजफुल होता है। सिंबल्स स्टैंडर्ड होते हैं, ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड और पैरालोग्राम आदि। एडवांटेज क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन, इजी टू अंडरस्टैंड। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। आई होप ये दोनों समझ में आया हो। तीसरा आता है हमारे पास फ्लो चार्ट, जिसके बारे से हमने अभी पढ़ा। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है, जिसमें स्टेप को सिंबल्स और उनके सीक्वेंस को एरो से दिखाया जाता है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, तो एल्गोरिदम को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है,
प्रोग्राम को डीबग और मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। टीम मेंबर्स और बिगिनर्स के लिए समझना आसान होता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करके रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। लिमिटेशन क्या है? तो बहुत बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फ्लो चार्ट कंपेरिज्म हो जाता है। बार बार चेंज करने पर रीड्रॉ करना पड़ता है। मैनुअल ड्राइंग टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप खुद से ड्रॉ करना चाहोगे कि एक एक फ्लो चार्ट एक एक को एरो के साथ साइन करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता ही है। और याद रखना, अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो उसको ड्रॉ करना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। किसको किससे कनेक्ट करे, कौन कहाँ पे चीज़ आएगा, इसमें बहुत समय लगता है और बड़ा भी बन सकता है, जिससे कि समय लगेगा। कॉमन फ्लो सिंबल्स ओवल। ओवल हमारा इस प्रकार दिखता है। इसको स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल का इस्तेमाल करते हैं। फिर है रेक्टेंगल। प्रोसेस, कैलकुलेशन और असाइनमेंट के लिए हम प्रोसेस वाला जो रेक्टेंगल है उसका इस्तेमाल करते हैं। डायमंड शेप, डिसीजन लेने के लिए कि करना है कि नहीं करना है, यस कि नो। ठीक है। पैरालेलोग्राम, इनपुट और आउटपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं। देन एरो, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये बताता है कि किस ओर इसका फ्लो जा रहा है, स्टार्ट से आगे किस ओर जा रहा है, इसके लिए हम फ्लो कंट्रोल या एरो का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट है, दो नंबर का सम निकालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसका मैं यूज केस दिखाता हूँ ड्रॉ करके। क्योंकि स्टार्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओवल का। तो स्टार्ट के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? ओवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज किया गया है? पैरालेलोग्राम। तो यहाँ पे इनपुट ए और बी करना है, तो इसके लिए हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और इसको इससे कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा बन गया। फिर है a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है तो इसके लिए हम स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे। स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। प्रिंट कराना है तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोसेस होगा। इनपुट और आउटपुट के दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे पैरालेलोग्राम ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो प्रिंट होता है ये हमारा आउटपुट होता है। ठीक है। स्टॉप के लिए भी हम क्या बनाएंगे? ओवल बनाएंगे। तो ये इस प्रकार डायग्राम बनेगा और यहाँ पर ये सभी हमारे एरो बन जाएंगे कि इसका प्रोसेस इस प्रकार एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं, इस प्रकार आगे फ्लो हो रहा है। स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर इनपुट लिया, फिर उसको सम किए, सम करने के बाद सम का रिजल्ट को प्रिंट किए, फिर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ओके। चौथा है हमारे पास हेडर फाइल इन सी। तो हेडर फाइल एक फाइल होता है जिसमें फंक्शंस, माइक्रोस और कांस्टेंट को डिक्लेरेशन लिखी होती है। जब हम प्रोग्राम में हैज इंक्लूड डायरेक्टिव लगाते हैं तो कंपाइलर उन डिक्लेरेशन को प्रोग्राम में जोड़ लेता है। इससे हमें बार बार फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। हेडर फाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो रीयूजेबिलिटी, बार बार सेम फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती। रीडेबिलिटी, प्रोग्राम को छोटा और रीडेबल बनाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, हर प्रोग्रामर सेम लाइब्रेरी यूज करता है। टाइप ऑफ हेडर फाइल, तो सी में बिल्ड इन बहुत सारे हेडर फाइल्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से पहला है studio.h। ये इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, जैसे कि printf और scanf। conio.h console io, मतलब इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, जैसे get ch और clear screen। वैसे ही math.h होता है मैथ फंक्शन के लिए, sqrt, pow और log के लिए। ठीक है। string.h स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपैरिजन और स्ट्रिंग कॉपी के लिए। ठीक है। फिर stdlib.h भी है, जो कि मेमोरी एलोकेशन, कन्वर्जन फंक्शंस और mlog फ्री और atoi के लिए यूज होता है। फिर ctype.h होता है, जहां पर कैरेक्टर हैंडलिंग, is डिजिट और is अल्फा टू अपर, इस टाइप के फंक्शंस का हम यूज करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में। तब इन फाइल को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने सी के फाइल। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, मतलब कहने का तात्पर्य है कि यूजर जो उसको यूज कर रहा हो वो खुद के हेडर फाइल डिक्लेयर कर सकता है या फिर डिफाइन कर सकता है। प्रोग्रामर खुद बना सकते हैं। एग्जांपल हैज इंक्लूड माई हेडर डॉट एच, इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किए जा सकते हैं और मल्टीपल फाइल में रीयूज किया जा सकता है। एक एग्जांपल है हैज इंक्लूड studio.h, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। हैज इंक्लूड math.h, यहाँ पे हमने इंट मेन फंक्शन का यूज किया है। इंट num इक्वल 25, डबल रूट इक्वल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है num, यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम math.h। यहाँ पे जो sqrt ये जो फंक्शन है ये हमारे math.h से आया है। प्रिंट एफ, स्क्वायर रूट इक्वल टू %f, फ्लोट पॉइंट के लिए। ठीक है। और रूट, रूट क्या हमारा वेरिएबल है।
ठीक है, देन रिटर्न 0। तो ये एक छोटा सा फंक्शन हमारा प्रोग्राम है सी का, ठीक है। इसको हम आगे के क्लासेस में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे रन होता है। ओके, फिर लास्ट है हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है इतना सब के बाद। तो एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम सीडो कोड है जो कि टेक्स्ट फॉर्म पे होता है, और फ्लो चार्ट ग्राफिकल फॉर्म पर होता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद स्टैंडर्ड सिंबल्स। स्टैंडर्ड सिंबल्स पता है ना कौन कौन से हैं, जैसे कि ओवल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। हेडर फाइल इन सी रेडी मेड फंक्शन और माइक्रोस की कलेक्शन है, जिससे प्रोग्रामिंग आसान और इफिशिएंट होती है, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या क्लास समझ में आता है। अगर कुछ चीज नहीं आता, किसी चीज से इशू है, तो मुझे फीडबैक जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।